अच्छा जी, अब हमारे पास ईसोफेगस में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को अभी बैरेट ईसोफेगस बताऊंगी और साथ ही साथ हम इसके ट्यूमर्स कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। उसमें से एमसीक्यू आ जाता है, एमसीक्यू पॉइंट्स भी मैं आपको जरा एंड पे बता देती हूँ। सो अभी हम लोगों ने बात करनी है बैरेट ईसोफेगस की। बैरेट ईसोफेगस किस जमीन में उगता है और इसमें से आगे क्या उगता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो आपने याद रखना है कि कोई भी पेशेंट जो कि क्रॉनिक जर्ड के साथ हो, यानी जर्ड अभी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसपे हमने कहा कि हमारा जो लोअर इसोफेजियल सेफेंटर है वो रिलैक्स हो जाता है और गैस्ट्रिक एसिड जो है वो ऊपर जाता है और लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस को डैमेज कर देता है। एसिड की वजह से इसका जो म्यूकोजा है, एपिथेलियम है, वो डैमेज हो जाता है। इस डिजीज को हम जर्ड कहते हैं। तो अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक जर्ड का हो तो उसमें आगे जाके बैरेट इसोफेगस जो है वो डेवलप हो जाता है। सो आपने याद रखना है कि जो बैरेट इसोफेगस है ये बेसिकली है क्या, ये एक कॉम्प्लिकेशन है क्रॉनिक जर्ड की। ठीक है, अगर जर्ड को ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो लेटर ऑन जाके बैरेट इसोफेगस कॉज कर देगा। सो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो बैरेट ईसोफेगस में अब आपने मेन याद क्या रखना है, वो बात आपने याद रखनी है कि बैरेट ईसोफेगस में एक टर्म हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। हम क्या ये बात कहते हैं, हम कहते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो गया है। अब अगर आप दोनों टर्म्स को समझो तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। मेटाप्लेजिया में हमने जनरल पैथो में क्या पढ़ा हुआ है, मेटाप्लेजिया का मतलब होता है कि जब एक चीज पे कंटिन्यूसली स्ट्रेस आ रहा हो तो एक अडल्ट सेल टाइप जब दूसरी अडल्ट सेल टाइप से रिप्लेस हो जाती है ताकि स्ट्रेस के साथ एक्यूमिडेट कर सके, तो इस कंडीशन को मेटाप्लेजिया कहते हैं। अब क्योंकि जो इंटेस्टाइन है वहां पे बहुत सारा गॉबलेट सेल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा म्यूकस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो अगर पेशेंट जो है वो क्रॉनिक जर्ड के साथ होगा तो ये जो इंटेस्टाइन की खसूसियत है कि इसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे गॉबलेट सेल्स जो हैं ये आ जाते हैं ईसोफेगस में ताकि ये म्यूकस बनाए और जो एसिड आ रहा है शायद कुछ हद तक उस एसिड को डाइल्यूट कर सकें। सो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया जो है बैरेट ईसोफेगस में आपको मिलता है विद इन द ईसोफेजियल स्क्वेमस मसल। ठीक है, सॉरी म्यूकोजा। अब नेक्स्ट बात वो ये कर रहा है कि बैरेट ईसोफेगस का जो इंसिडेंस है ये डे बाय डे राइज कर रहा है और तकरीबन जो जर्ड के मरीज होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 10% जो है वो बैरेट ईसोफेगस डेवलप कर जाते हैं अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर हम जेंडर वाइज करें तो ये जो बैरेट ईसोफेगस है ये मेल को जरा ज्यादा इफेक्ट करता है और पी के जो है वो 40 to 60 ईयर्स है इसकी। इंपॉर्टेंट बात ये है या फिर जो खतरे वाली बात है वो ये बात है कि ये जो बैरेट ईसोफेगस है, अच्छा अब रिस्क वाली बात ये है, रिस्क फैक्टर ये है, मसला ये है कि यही जो बेटे आपके पास बैरेट ईसोफेगस डेवलप हो जाता है, यानी यहाँ से इधर देखो मेटाप्लेजिया हो गया ना। अब मैंने आप लोगों को लंग पैथोलॉजी में एक चीज़ पढ़ाई है कि किस तरह से हमारे पास अगर सेल लीनेज चेंज होगी तो कैंसर के लिए कंडीशन सेट होती हैं। तो रिस्क फैक्टर ये होता है कि बैरेट ईसोफेगस के बाद आगे जाके एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेटल है। होता भी यूं ही है कि आपके पास पहले तो वहाँ पे नॉर्मल एपिथेलियम था, लेकिन क्योंकि बार बार जर्ड हो रहा है, एसिड का एक्सपोजर हो रहा है, तो बॉडी ने अडेप्ट करने के लिए मेटाप्लेजिया शो किया, यानी अपनी सेल्स टाइप को थोड़ा चेंज कर लिया। इंटेस्टाइनल गॉबलेट सेल्स जो हैं वो वहां पे ज्यादा आ गए। अब मेटाप्लेजिया भी कुछ हद तक रहेगा, लेकिन अगर अभी भी कंडीशन कंट्रोल में नहीं आती तो कुछ टाइम के बाद वहां पे डिस्प्लेजिया स्टार्ट हो जाएगा, यानी पहले तो सेल लीनेज चेंज हो गई और अब वो थोड़ी डिसओरिएंटेड हो जाएगी। डिस्प्लेजिया के बाद हमारे पास कार्सिनोमा इन सीटू डेवलप होता है, देन हमारे पास कार्सिनोमा जो है वो डेवलप हो जाता है। तो बैरेट ईसोफेगस की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर पेशेंट इसके साथ प्रेजेंट कर रहा है तो अब उसके लिए आपको वरी होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए और कंडीशंस को रूल आउट करना चाहिए कि कहीं मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर डिस्प्लेजिया हो गया तो फिर वो बहुत लाइकली है कि कैंसर में चला जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% लोगों को अगर ये हो रहा है तो कैंसर भी होगा, कुछ लोगों में नहीं भी होता। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो है इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में वो लोग एक एमसीक्यू पूछते हैं बहुत ज़्यादा, आपने याद रखना है मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। अभी हम बुक से भी देखते हैं कि ग्रॉसली जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो एंडोस्कोपी पे हमें क्या मिलता है, ऐसे रेड वेलवेटी म्यूकोजा नजर आता है। ठीक है, सो ये रेड वेलवेटी टर्म जो है ये आपने याद रखनी है। सो रेड वेलवेटी म्यूकोजा अगर आपको मिलता है तो ये किसकी तरफ है, बैरेट ईसोफेगस हो सकता है और ये म्यूकोजा इस तरह से ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है। दूसरी बात वो कहता है कि एंडोस्कोपी पे आपको मेटाप्लास्टिक चेंजेस जो है वो नजर आएंगे कि अपर थर्ड जो है ईसोफेगस का उसका जो म्यूकोजा है वो पेल स्क्वेमस होगा, जबकि लोअर थर्ड का क्या होगा, लाइट ब्राउन होगा। ठीक है, सो ऊपर वाला जो है वो हमारे पास पेल स्क्वेमस होगा, लोअर 1/3 अगर हम देखेंगे तो वो लाइट ब्राउन सा होगा, वो
स्टमक के साथ जो है वो रिजम्बल कर रहा होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ रिजम्बल कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात तो यही करता है कि अगर आप ये तो माइक्रोस्कोपिकली रेड वेलवेटी म्यूकोजा हमें नजर आता है ना, माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमें गॉबलेट सेल नजर आते हैं, यानी हमें मेटाप्लेजिया नजर आता है। मेटाप्लेजिया का मतलब सेल लाइन जो है वो चेंज हुई है। पहले ईसोफेगस में गॉबलेट सेल्स नहीं होते, लेकिन अब वहां पे आपको बहुत सारे गॉबलेट सेल्स जो है वो नजर आएंगे, और साथ ही साथ जब हम उनको स्टेन करेंगे तो वो ब्लू के साथ स्टेन भी हो जाएंगे, जिससे फर्दर कंफर्म हो जाएगा कि गॉबलेट सेल्स वहां पे पड़े हुए हैं। सो माइक्रो में आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में ये दो बातें याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो वो क्लिनिकली किस तरह से प्रेजेंट कर रहा होगा। सो क्लिनिकल फीचर्स में आपने यही याद रखना है कि पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो जर्ड वाली ही होंगी, यानी कि वो कहेगा कि उसको डिस्फेजिया है, निगलने में मसला हो रहा है, खट्टा सा मुंह में टेस्ट आता है, हार्ट बर्न होता है, ये वाली कंडीशन है। कंफर्मेशन आप लोग इसकी कर सकते हो, एंडोस्कोपी भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो साथ बायोप्सी भी करते हैं। बायोप्सी पे हमें नजर आ जाता है मेटाप्लास्टिक चेंजेस वगैरह मोर क्लियरली, तो ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, पेशेंट वही हो सकता है डिस्प्लेजिया वगैरह के साथ। अगर डिस्प्लेजिया है तो फिर जरा आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि ये कंडीशन सेट कर रहा है कार्सिनोमा के लिए। ट्रीटमेंट यही है कि अगर तो ये सुपरफिशियल है तो इतना नहीं है, लेकिन अगर डीपली है या डिस्प्लेजिया हो चुका है तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं। इसोफेजेक्टमी भी इवन सम केसेस में हम करते हैं। तो ये सारी बात जो है वो हमारे पास हो गई है किसकी, बैरेट ईसोफेगस की। बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। अब नेक्स्ट वीडियो में चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एमसीक्यू के लिहाज से बस आपने ये याद रखना है कि ये कंडीशन सेट करता है एडिनोकार्सिनोमा के लिए। इसमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया है, यानी गॉबलेट सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद ग्रॉसली रेड वेलवेटी म्यूकोजा जो है वो इसकी मेन पॉइंट है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपी के लिए गॉबलेट सेल्स आपको मिलेंगे। ओवरऑल इतनी सी ही बात है बैरेट ईसोफेगस की। क्रॉनिक जर्ड कन्वर्ट हो जाता है बैरेट में, और बैरेट आगे कन्वर्ट हो सकता है एडिनोकार्सिनोमा में। सो ये लीनेज भी आपने याद रखनी है।